जब से हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तब से हमारा एक सपना रहता है कि अपना घर हो, अपना गाड़ी हो। एक सवाल पूछता हूँ सीधा, कोई फिल्मी भूमिका नहीं, क्या तुम्हारे पास कभी अपना घर होगा? नहीं, मतलब पापा का घर, दादा का घर, गाँव वाला घर। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा घर, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी मेहनत से खरीदा हुआ। सोचो एक बार, सच में सोचो, तुम मुंबई में काम करते हो या दिल्ली में या बैंगलोर में, सैलरी आती है, रेंट जाता है, ईएमआई का सपना देखते हो, सेविंग करते हो, एक दिन घर लेंगे ये सोचते हो। लेकिन क्या तुमने कभी कैलकुलेट किया कि वो दिन आएगा भी या नहीं? मैं आज कैलकुलेट करके बताता हूँ। मुंबई में एक एवरेज 2 BHK फ्लैट का प्राइस है रफली 1 करोड़ 12 लाख रुपए। अगर तुम मुंबई में काम करते हो, तुम्हारी सैलरी नहीं लाख रुपए है, जो कि एक्चुअली अबव एवरेज है, तो तुम्हें अपनी पूरी सैलरी बचाने में लगेंगे 14 साल। पूरी सैलरी, एक पैसा खर्च नहीं, खाना नहीं, किराया नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सेव करो 14 साल। और ये टॉप 5 अर्नर्स की बात है। अगर तुम एवरेज मिडिल क्लास इंडियन हो, दिल्ली एनसीआर में एक घर खरीदने के लिए इंडिविजुअल सैलरी पे 32 साल लगेंगे। 32, तुम अभी 25 के हो, 32 साल बाद 57 के हो जाओगे, तब शायद एक घर होगा। और मुंबई के टॉप 5 अर्नर्स जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कमाने वाले हैं, उन्हें लगेंगे 109 साल। 109, ये कोई जोक नहीं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड के डेटा पे बेस्ड मार्च 2025 के फिगर्स। तो सवाल फिर वही आता है, क्या तुम्हारे पास कभी अपना घर होगा? इस डॉक्यूमेंट्री का जवाब सुनने के बाद तुम खुद डिसाइड करना। पहले बात करते हैं उस सपने की जो तुमसे पहले की जनरेशन ने देखा था। तुम्हारे पापा की जनरेशन या उनसे भी पहले वो लोग एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते थे, पढ़ो, जॉब लो, शादी करो, घर लो। ये सीक्वेंस था, ये सोशली एक्सपेक्टेड था, और ये पॉसिबल भी था। क्यों पॉसिबल था? क्योंकि 1990 के दशक में या 2000 के शुरुआती सालों में एक मिडिल क्लास सरकारी नौकरी करने वाले इंसान की सैलरी और एक शहर में घर की कीमत में एक रीजनेबल रेशियो था। घर महंगा था, लेकिन इतना नहीं कि जिंदगी भर की कमाई लगाए। और फिर कुछ हुआ, 1991 में इंडिया ने इकोनॉमी खोली, शहर बड़े होने लगे, नौकरी शान आने लगी, और गांव से शहर आने लगे। डिमांड बढ़ी, जमीन जो पहले से लिमिटेड थी और लिमिटेड हो गई। और बिल्डर्स ने रियलाइज किया कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसे प्राइस कभी नहीं गिरती। और वो सच हो गया, प्राइसेस बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। इंडिया के एवरेज घर की कीमत पिछले एक दशक में डबल हो गई है। 2025 में प्राइसेस 6.3% बढ़े, 2026 में 7% और बढ़ने की उम्मीद है। और तुम्हारी सैलरी, वो भी बताता हूँ। तुम बेंगलोर में काम करते हो, आईटी सेक्टर में, फ्रेशर सैलरी रफली 3 से 5 लाख साल में, मिड लेवल 8 से 12 लाख, सीनियर 15 से 25 लाख। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बेंगलोर में एक एवरेज 2 BHK फ्लैट वाइल्ड फील्ड या एचएसआर लेआउट में 70 लाख से 1 करोड़ के बीच है। और बात करते रहते हैं एवरेज की, गुड एरिया में 1.5 करोड़ से ऊपर। मतलब एक फ्रेशर को सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए, जो टिपिकली 20% होती है, बचाना पड़ेगा 14 से 20 लाख, सिर्फ डाउन पेमेंट। होम लोन के अलावा रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, मेंटेनेंस, इंटीरियर, फिर 20 से 30 साल की ईएमआई जो तुम्हारी इनकम का 40% खा जाती है। और ये सब एक ऐसी सिटी में जहाँ किराया ही महीने का 20 से 35 हजार है, फूड है, ट्रांसपोर्ट है, लोन है, इंश्योरेंस है, जिंदगी है, तो घर का सपना सपना ही रहता है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एक सिंपल मैथ। अफोर्डेबल हाउसिंग की डिफिनेशन है वो घर जो 45 लाख रुपए से कम का हो। 2019 में इंडिया के टोटल हाउसिंग मार्केट में अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सा थी 38%। 2025 में वो गिर के हो गई 18%। मतलब इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट अपनी आधी अफोर्डेबल इन्वेंट्री खो चुका है पिछले 6 साल में, और जो बचा हुआ है वो भी तेजी से गायब हो रहा है। अब आओ इनकम की बात करते हैं। इंडिया की नेशनल अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 2025 में 17.9 है। मतलब एक एवरेज इंडियन फैमिली को अपनी पूरी इनकम बचाने के लिए लगेंगे 13 साल, सिर्फ एक एवरेज घर खरीदने के लिए। महाराष्ट्र में ये नंबर है 25.5, 25 साल। दिल्ली में 17.4, कर्नाटका में 14 साल। ये ठीक ठीक वही लोग हैं जो इंडिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा कमाने वाले सिटीज में हैं। और इन शहरों में एक एवरेज इंसान की इनकम से घर खरीदना नंबरिकली इम्पॉसिबल हो गया है। और एक और एंगल, ईएमआई टू इनकम रेशियो, मतलब ईएमआई तुम्हारी इनकम का कितना परसेंट होगी। 2020 में थी 28%, वो आज है 40%। मतलब अगर तुम्हारी सैलरी है 50 हजार महीना, तो एक घर की ईएमआई होगी 20 हजार, सिर्फ ईएमआई। उसके ऊपर किराया नहीं, क्योंकि घर अब तुम्हारा नहीं। ओ वेट, जो घर ले रहे हो उसकी पोजीशन 3 साल बाद मिलेगी, तब तक किराया भी दो, ईएमआई भी दो। ये डबल बर्डन है जिसे इंडिया का मिडिल क्लास छुपा छुपा के झेल रहा है। और एक नंबर जो सच में दिल तोड़ देता है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में 15 से 24 साल की उम्र के लोग 16% है। 2026 की ऑफिशियल आईएलओ एस्टीमेट 15 से 29 साल के लोगों में 14.8%। मतलब 7 से 8 में से एक यंग इंडियन नौकरी ही नहीं है।
और जो है उनकी सैलरी स्टेगनेंट है और घर की कीमत आसमान पर है। तो सोचना पड़ेगा ये गैप कब से शुरू हुआ और क्यों कोई इसको रोक नहीं रहा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना पड़ेगा। घर खरीदने वाला सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रहने के लिए खरीदता है, दो जो इन्वेस्ट करने के लिए खरीदता है। पहले वाले को घर चाहिए, दूसरे को रिटर्न्स चाहिए। इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में क्या हो रहा है, दूसरे वाले ज्यादा हैं। रियल एस्टेट इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बन गई है, गोल्ड की तरह, स्टॉक्स की तरह। लोग फ्लैट्स खरीद के रखते हैं, बेचते नहीं, रेंट पर देते हैं या सिर्फ खाली रखते हैं, अप्रिशिएट होने का वेट करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया के बड़े सिटीज में लाखों फ्लैट्स खाली पड़े हैं। सिर्फ मुंबई में ही लाख से ऊपर खाली यूनिट्स हैं। खाली मतलब ना मालिक रहता है ना किराए पर दिया है, सिर्फ लॉक करके रखा है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ेगी इसलिए। और इस खेलने में कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं। बिल्डर बढ़िया लोकेशन पर जमीन खरीदते हैं, लग्जरी फ्लैट्स बनाते हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर की कीमत लगाते हैं। खरीदने वाले इन्वेस्टर हैं जो इसे 2 करोड़ में बेचेंगे 3 साल बाद, या रेंट पे दे देंगे 40,000 महीने में। और तुम जिसको रहने के लिए चाहिए, तुम उस चेन के सबसे नीचे वाले लिंक हो। तुम वो हो जिस पर ये पूरा सिस्टम सरवाइव करता है। तुम्हारी किराया इन्वेस्टर की EMI भरता है, तुम्हारी सेविंग्स कभी घर नहीं खरीद सकती। और गवर्नमेंट ने बनाया था PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। 2024 तक 1.2 करोड़ घर बनाने का टारगेट। ये हुआ भी, लेकिन ये घर वो लोग ले रहे थे जिनका नाम लिस्ट में था। मिडिल क्लास जो लीगली अबव पॉवर्टी लाइन में है, वो PMAY के लिए एलिजिबल नहीं। और प्रीमियम हाउसिंग उनके लिए तो कभी बनी ही नहीं। मतलब एक ऐसा वैक्यूम है जिसमें लोअर इनकम वाले PMAY पे नहीं है, अपर इनकम वाले लग्जरी ले रहे हैं और मिडिल क्लास वो बीच में फंसा हुआ है। कोई स्कीम नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ EMI। अब इस चैप्टर का नाम है रेंट ट्रैप, क्योंकि ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं, ये एक इकोनॉमिक ट्रैप है, एक चक्कर है, एक ऐसा सिस्टम जिसे एक बार घुस गए तो निकलते नहीं बनता। समझो कैसे। तुम 20 से 23 साल के हो, पहली नौकरी मिली, शहर में आए, किराया देना पड़ेगा 15 से 25,000 महीना। ये तुम्हारी सैलरी का 30 से 50% है स्टार्टिंग में। तुम बचाना चाहते हो, लेकिन किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट, लोन, EMI, बाकी क्या बचा है। 5 साल हो गए, सैलरी बढ़ी पर रेंट भी बढ़ा। 2025 में रेंट 7.5 से 10% तेजी से बढ़ रहे हैं। घर की कीमत भी तेजी से, मतलब जो तुमने सैलरी में गेन किया, रेंट ने वो वापस खींच लिया। अब 28 के हो, सोचो 20% डाउन पेमेंट चाहिए एक 80 लाख के फ्लैट के लिए। 16 लाख तुम्हारी सेविंग, शायद 5 से 7 लाख सिर्फ 5 साल की मेहनत में। तो या तो पापा से मांगो या वेट करो 3 साल और, तब शायद 10 लाख हो जाए। लेकिन उन 3 सालों में फ्लैट की कीमत 80 लाख से बढ़कर 95 लाख हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस हर साल 6 से 7% बढ़ रही हैं। तुम दौड़ रहे हो, लेकिन गोल लाइन भी दौड़ रही है। ये रेंट ट्रैप है। और इसमें एक और लेयर है, साइकोलॉजिकल। इंडिया में रेंट इज वेस्टेड मनी, ये एक डीपली एम्बेडेड बिलीफ है। रिलेटिव्स पूछेंगे, दोस्त लोग घर ले रहे होंगे, सोशल मीडिया पर समवन विल पोस्ट देयर घर की कीज की फोटो, फोमो शुरू होगा। और इस फोमो में कुछ लोग एक गलत डिसीजन लेते हैं, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके लोन लेते हैं, स्टेप अप EMI लेते हैं, जिसमें पिछले 2 साल EMI कम होती है फिर बढ़ती है। सैलरी बढ़ेगी तो कवर हो जाएगा। 30 साल का लोन लेते हैं, 30 साल, 8.5 to 9% इंटरेस्ट है। 80 लाख का लोन की टोटल कॉस्ट होती है रफली 2 करोड़ से ऊपर। मतलब तुमने एक 80 लाख का घर खरीदा 2 करोड़ प्लस में, और इस बीच एक नौकरी गई, डिसीजन आया, हेल्थ प्रॉब्लम आई, एक EMI मिस हुई और बैंक की नोटिस शुरू। ये ट्रैप है, ये डिजाइन हुआ है। अब एक बात बोलना चाहता हूँ जो कोई ओपनली नहीं बोलता। तुम्हारे पापा या दादा जब उन्होंने घर खरीदा था, एक बात थी उनके पास थी जो तुम्हारे पास नहीं है, वो टाइम था। मतलब उन्होंने एक सस्ते जमीन में घर खरीदा, लैंड का प्राइस तब इतना नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, तो आउटस्कर्ट में भी अफोर्डेबल था, शहर अभी उतने बड़े नहीं थे। एक 1980 या 90 के दशक में खरीदा गया मकान आज करोड़ में है। ना इसलिए उन्होंने कुछ खास किया, इसलिए कि वो सही वक्त पर सही जगह और थे, और वो लक था, ज्योग्राफी था, जनरेशन थी। तुम्हारे पास वो नहीं है। तुम पोस्ट लाइब्रेजेशन, पोस्ट अर्बनाइजेशन, पोस्ट कोविड इंडिया में हो, जहाँ सिटीज पहले से ही ओवर प्राइस है, जहाँ लैंड ऑलरेडी किसी की प्रॉपर्टी है, जहाँ एवरी स्क्वायर फुट का हिसाब है। और एक रियलिटी जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, इंडिया में वेल्थ गैप बढ़ रहा है तेजी से। जो लोग पहले से प्रॉपर्टी वाले थे, उनकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती गई, वो अमीर होते गए बिना कुछ किए। जो लोग प्रॉपर्टी लेस रहे, वो रेंट देते रहे, कुछ नहीं बना। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की टॉप 1% पॉपुलेशन के पास देश की 40% से ज्यादा वेल्थ है, और रियल एस्टेट इस वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा है। मतलब एक ऐसा देश में जहां जमीन लिमिटेड है और पैसा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से तुम्हारा घर का सपना सिर्फ एक सपना है, जब तक कोई मेजर चेंज नहीं आता। और वो चेंज आता है क्या, ये बात आगे करते हैं।
ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। लंदन में एक एवरेज घर की कीमत 18.6 साल की इनकम के बराबर है। न्यूयॉर्क में 6 साल, बर्लिन में 7 साल। एक्चुअली इंडिया के सिटीज इंटरनेशनली कंपेयर करते हैं। मुंबई का प्राइस टू इनकम रेशियो है 28.4। ये लंदन से ज्यादा है, लंदन से ज्यादा महंगा। इनकम के रिलेटिव इंडिया का रेशियो 32, बेंगलोर 14। ये नंबर शॉकिंग है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हमारे सैलरीज वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में बहुत कम है, लेकिन रियल एस्टेट प्राइसेस वो इंटरनेशनल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक बायर्स के लिए नहीं रहा। एनआरआई इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंडस्ट्रियल्स है, ब्लैक मनी है जो रियल एस्टेट में लॉन्डर होती है, और डोमेस्टिक रिच इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी को गोल्ड की तरह रख दिया। एक साथ ऐसी इकोनॉमिक्स में जब हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इतनी खराब हो जाती है, क्या होता है? यूके में हुआ, जनरेशन रेंट मूवमेंट शुरू हुआ। लोग रेंट पे जिंदगी भर रहने के लिए हो गए। गवर्नमेंट पे प्रेशर आया, पुलिस चेंजेस आई। यूएसए में हुआ, यंग पीपल 25 साल तक पेरेंट्स के साथ रहते हैं। 30% जेन जी अभी भी घर से नहीं निकला। जापान में कुछ अलग है। 1990 के दशक में बबल्स बर्स्ट हुआ, प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर गई, और फिर भी लोग खरीदने से डरते रहे क्योंकि ट्रस्ट ही खत्म हो गया था। इंडिया का क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो देख रहे हैं हम। मैं अब सीधा बात करता हूँ सोल्यूशन की। पहला जो सोल्यूशन दिया जाता है और जो काम नहीं करता, पहला, होम लोन लो 30 साल की ईएमआई। ये सोल्यूशन नहीं, ये डेब्ट ट्रैप है। 30 साल में जो इंटरेस्ट भरते हो वो ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा होती है, और अगर जॉब गई बीच में तब क्या? दूसरा, स्कर्ट्स में अफोर्डेबल है, सही है, लेकिन आउटसाइड में रहने का मतलब है 2 घंटे का कम्यूट, पेट्रोल, मेट्रो, थकान, और 5 साल में आउटस्कर्ट्स भी प्रीमियम हो जाते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में, 10 से 15 साल में कर्पस बन जाएगा। ये जनरली अच्छी एडवाइस है, लेकिन इस बीच किराया देते रहोगे और कर्पस बने तब तक घर की कीमत भी और बढ़ जाएगी। तो क्या कोई रियल सोल्यूशन है? कुछ चीजें हैं जो थियोरेटिकल काम कर सकती हैं अगर पॉलिसी लेवल पे हो। एक, अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन अपडेट करो। आज इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग 45 लाख से नीचे डिफाइन है। ये फिगर 2017 से नहीं बढ़ी, जबकि प्राइसेस डबल हो गई हैं। 45 लाख में मुंबई या दिल्ली में कोई घर नहीं मिलता। ये डेफिनेशन चेंज हो तो सब्सिडीज और स्कीम का फायदा ज्यादा लोग को मिलेगा। 2, वैकेंट प्रॉपर्टी टैक्स लाओ। जो लोग फ्लैट्स खाली रखते हैं उन पर टैक्स लगाओ। इससे इन्वेंट्री मार्केट में आएगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस थोड़ी नीचे आएगी। 3, रेंट कंट्रोल और टेनेंट राइट्स। इंडिया में एक टेनेंट की पोजीशन बहुत वीक है। कोई भी लैंडलॉर्ड नोटिस दे के निकाल सकता है। अगर टेनेंट्स के राइट स्ट्रॉन्ग हो तो रेंट पे रहना एक डिग्निफाइड चॉइस बन सकती है, ना कि एक मजबूरी। 4, लॉन्ग टर्म रेंटल हाउसिंग इकोसिस्टम। जर्मनी में लोग पूरी जिंदगी किराए पे रहते हैं और डिग्निफाइड लाइफ जीते हैं क्योंकि रेंट अफोर्डेबल है, टेनेंट राइट्स स्ट्रॉन्ग है, लीज लॉन्ग टर्म है। इंडिया में ये कल्चर बिल्ड हो सकता है, लेकिन पॉलिसी चाहिए। लेकिन ये सब होगा कब और क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि रियल एस्टेट इंडिया में एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट भी है। बिल्डर्स पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं, पॉलिटिशियंस बिल्डर्स की रक्षा करते हैं। एक साइकिल है और इस साइकिल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब मैं तुमसे सीधा बात करता हूँ। तुम 2026 में हो, यंग हो, वर्किंग हो या होने वाले हो, और घर का सवाल तुम पे भी आएगा। अगर आया नहीं तो मैं तुम्हें एक क्विक रियलिटी चेक देता हूँ। अगर तुम बेंगलोर या हैदराबाद में हो, अगर करियर स्ट्रांग है, घर खरीदना 10 साल में पॉसिबल हो सकता है। मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। पेरिफेरल एरियाज में स्मॉलर कॉन्फ़िगरेशन में एक 2 BHK 4 से 5 करोड़ वाली नहीं, एक 60 से 70 लाख वाली जो मेट्रो कनेक्टिविटी में हो, एग्रेसिव सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर तुम मुंबई या दिल्ली एनसीआर में हो और एवरेज इनकम में ऑनेस्टली ब्लूम, तो इंडिपेंडेंट घर खरीदना तुम्हारे लिए एक इस शहर में बहुत मुश्किल है। या तो फैमिली सपोर्ट चाहिए होगा, या सिटी से बाहर जाना होगा, या रेंट को लाइफ डिसीजन की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और रेंट एक्सेप्ट करना वैसे बुरा नहीं है अगर तुम उसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। वो 20 लाख जो डाउन पेमेंट में जाता, अगर वो म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए रख दो एसआईपी में, तो 15 साल में रफली 1 करोड़ प्लस हो सकता है। कीमत ऑफ कैपिटल 12% एनुअल रिटर्न पे। उस 1 करोड़ से तुम 50 की उम्र में एक घर अफोर्ड कर सकते हो जो तुम्हारे शहर से थोड़ी दूर हो लेकिन तुम्हारा हो। ये सिर्फ एक ऑप्शन है, तुम्हारा डिसीजन है। लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि तुम ये डिसीजन सोशल प्रेशर में मत करना। अभी नहीं लिए हो, प्राइस जो बढ़ेगा, रेंट बर्बाद हो रहा, लोग क्या कहेंगे, ये सब सोशल नॉइस है। मैथ देखो, अपनी रियलिटी देखो, अपनी इनकम देखो, अपने सिटी के नंबर्स देखो और फिर डिसाइड करो। मैं अब सिटी वाइज रोड नंबर्स देता हूँ, तुम जिस शहर में रहते हो अपना हिसाब लगाओ। मुंबई, एवरेज 2 BHK प्राइस 1 करोड़ 26 लाख, एवरेज इंडिविजुअली सैलरी 9 लाख पर साल, डाउन पेमेंट्स 20%, 25 लाख 20,000, पूरी सैलरी बचाओ 2.8 साल सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए। होम लोन EMI ऑन रिमेनिंग अमाउंट रफली 95,000 महीना ऑन 30 ईयर लोन। वर्डिक्ट, विदाउट फैमिली वेल्थ या
इनहेरिटेंस बहुत टफ। दिल्ली एनसीआर, एवरेज 2 BHK काशीला, एवरेज सैलरी 2.5 to 3 लाख साल, ईयर टू बाई ऑन इंडिविजुअल इनकम 32 साल, वर्डिक्ट मिडिल क्लास के लिए नंबरिकली नियर इम्पॉसिबल अलोन। बैंगलोर, एवरेज 2 BHK इन डिसेंट एरिया 70 लाख से करोड़, IT सेक्टर सैलरी मिड लेवल 10 से 15 लाख साल में, years to buy 14 on average income, 7 on couple income. Verdict possible but tight. Referral areas only long commute. Hyderabad slightly better than Bangalore. Prices 60 to 80 lakhs. Range still available in many areas. Salary levels comparable to Bangalore. Verdict the most realistic city for middle class home ownership among metros today. मैं इस डॉक्यूमेंट्री को एक ऑनेस्ट जगह पे बंद करना चाहता हूँ, न तो होप के साथ न डिस्पेयर के साथ। सीधा इंडिया के हाउसिंग क्राइसिस रियल है, ये डेटा में है, ये तुम्हारे पेरेंट्स के घर की स्टोरी में है, ये तुम्हारे शहर की रेंट रिसिप्ट्स में है, ये तुम्हारी सेविंग्स अकाउंट की ग्रोइंग बट नेवर इनफ बैलेंस में है। लेकिन ये क्राइसिस टेम्पररी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल है, ये पॉलिसी का फेलियर है, ये पॉलिटिकल विल का फेलियर है, और ये एक जनरेशन, तुम्हारी जनरेशन पे बहुत भारी पड़ने वाली है। क्या तुम्हारे पास अपना घर होगा? शायद अगर तुम किसी टीयर 2 शहर में हो, अगर तुम्हारे पास डुअल इनकम है, अगर तुम्हारे पास फैमिली सपोर्ट है, अगर तुम सही वक्त पर सही करीब में इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर तुम मुंबई या दिल्ली में एवरेज इनकम पर अकेले, तो ऑनेस्टली ये बहुत मुश्किल है, और तुम्हें कोई भी ये नहीं बताता, क्योंकि बिल्डर्स रियल एस्टेट एड्स देते हैं, बैंक्स लोन पुश करते हैं, रिलेटिव प्रेशर देते हैं, अभी लो वरना नहीं मिलेगा, ये फोमो माफिया है। तुम इन्फॉर्म्ड हो, तुम नंबर्स जानते हो, अब तुम डिसाइड करो। और एक बात, अगर तुम अपनी जनरेशन के साथ मिलकर एक आवाज उठाओ हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पर, टीनेज राइट्स पर, वैकेंट प्रॉपर्टी टैक्स पर, तो शायद पॉलिसी बदल सकती है। एक जनरेशन की आवाज कभी कभी सब बदल देती है। दुनिया में पहले भी हुआ है, इंडिया में भी हो सकता है, लेकिन तब होगा जब तुम सिर्फ स्क्रॉल करना बंद करके एक्चुअल बोलोगे। घर सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, घर एक अधिकार है, और वो अधिकार अभी तुमसे छीन लिया जा रहा है। कोई अनाउंसमेंट नहीं करके, सिर्फ धीरे धीरे प्राइस बढ़ा के, रेंट्स बढ़ा के, सैलरी रोक के। ये डॉक्यूमेंट्री खत्म होती है, लेकिन तुम्हारा सवाल शुरू होता है। अपना हिसाब लगाओ, अपना शहर देखो, अपना नंबर जानो, क्योंकि अगर तुम नहीं जानोगे तो सिस्टम तुम्हें बताता रहेगा, बस थोड़ा और मेहनत करो, घर मिल जाएगा, और तुम बदलते रहोगे, घर दूर जाता रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।